एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। ये पूरा जो लोकतंत्र है वो कैसे रन होता है, कोई कानून व्यवस्था तो होगी, कैसे कानून, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं, और उसका एक कारण है हमारा संविधान। ठीक है, आज हम अपने संविधान के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे संविधान का फॉर्मेशन हुआ है और इस संविधान के निर्माता या फाउंडर फॉर्मर कौन रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। तो हम अपने हिस्टोरिकल फिगर की सीरीज में अगले जो पर्सन है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बिल्कुल इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है इनका, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक्चुअली भीमाबाई जो थी वो इनकी मदर का नाम था, इनकी माता का नाम था। राम जी इनके फादर का नेम था। और अंबेडकर जो सरनेम है, इनका सरनेम अंबेडकर नहीं था। इनके जो ब्राह्मण टीचर थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए कि एक दलित कास्ट का व्यक्ति, एक बहुत ही निम्न परिवार से आने वाला व्यक्ति एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट दिखाता है, इनका दिमाग इतना शार्प है, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर ये पढ़ाई करेंगे तो आने वाले समय में ये देश में बहुत रिफॉर्म ला सकते हैं। इसलिए इनके जो टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने अपना सरनेम इनको दे दिया अपनी मर्जी से, और वो नाम पड़ा अंबेडकर। तो अंबेडकर जो उन्हें मिला है वो अपने गुरु से मिला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके माता पिता और गुरु, इन तीनों का जो स्थान होता है उसे कोई चेंज कर ही नहीं सकता, रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम पूरा नाम देखते हैं बाबा साहब का तो वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। आज इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत रत्न इनका नाम हम बड़े सम्मान से लेते हैं, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है। आज 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि बाबा साहब से लगातार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बाबा साहब की बायोग्राफी को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। और एक टॉपिक लेने का एक मकसद मेरा ये है, एक्चुअली एक नहीं, दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि अभी 26 नवंबर निकला, 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जिनने संविधान लिखा और जिनके कारण हम संविधान दिवस सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को लिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हमारी सोसाइटी। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो समझदार लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं, जैसे कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर हम जब बैठते हैं या बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कैसी बातें करते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यार अम्बेडकर जी ने तो रिजर्वेशन लेकर आया, अम्बेडकर जी के कारण हमको जनरल कास्ट वाले बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रहा, एटसेट्रा। मैं ये अपना ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ऐसी बातें होती हैं, लोग अम्बेडकर जी के बारे में गलत बातें करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को कभी समझा नहीं, कभी पढ़ा नहीं। अगर आप इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, अगर आप इनकी बायोग्राफी जानते हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि आप अंबेडकर जी को भगवान के बराबर ही एक दर्जा देंगे। क्योंकि आज अगर मैं शिक्षित हूं, अगर कोई भी लड़की आज के समय में शिक्षित है और कोई भी दलित परिवार का व्यक्ति अगर आज शिक्षित है, एजुकेट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी बायोग्राफी को मुझे 4 लाइनों में डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं इनके लिए एक ही बात कहूंगी, 4D। 4D, यहाँ पे 4D का क्या मतलब है? डी से आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पहले इनका जो ध्यान था वो केवल दलितों के लिए था, क्योंकि वो दलित कास्ट महार जो जाति थी वहां से बिलोंग करते थे। इसलिए इनिशियल लेवल पे इनका पूरा का पूरा ध्यान अनटचेबिलिटी पे था, छुआछूत पे था और दलितों पे था। लेकिन बाद में जब इन्होंने भारत की कंडीशन को समझा तो पूरे भारत के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बाद डिग्निटी बहुत जरूरी होती है इंसान की जीवन में। अगर आज हम अपने गांव में और गांव के प्रधान को देखते हैं तो जाके से पैर पड़ने लगते हैं। भाई वो हमारा सर्वेंट है, उसका काम है हमारा देख रेख करना या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसमें आपको एक डिग्निटी की मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो डेमोक्रेसी, डिग्निटी के बाद आता है धम्मा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ हो जाती है, और जिस साल डेथ होती है इनकी, उसी साल इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन करा था। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा के बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। रीजन बताते हैं, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि सारे धर्म, जैसे कि अगर हिंदू की बात करते तो हिंदुओं के भगवान हैं, अगर क्रिश्चियंस की बात करते तो वो गॉड हैं, इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं मुस्लिम्स की तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। तो इनका ये कहना था कि पहले इंसान को खुद पे भरोसा करना चाहिए।
इंसान के अंदर वो प्रवृत्ति होती है कि वो भगवान बन सकता है। भगवान बुद्ध की बात करो, वो इंसान थे, भगवान बुद्ध बन गए। महावीर स्वामी की बात कीजिए, वो भी एक इंसान थे और वो महावीर भगवान बन गए। तो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होती है। अगर कोई सुप्रीम है तो वो इंसान है और इंसान को खुद पे भरोसा करना चाहिए। तो ये बातें इंस्पायर की उनको बुद्धिज्म से, और इसलिए इन्होंने धम्म की नीति के बारे में बताया, धम्म के बारे में बताया। तो डेमोक्रेसी, डिग्निटी, धम्म एंड दलित। दलित, क्योंकि दलितों के लिए इन्होंने जितना काम किया है वो किसी ने नहीं किया, इसलिए आज भी इनकी मंदिर हैं, इनके स्टैच्यूज हैं, इन्हें पूजा जाता है। और हम अंबेडकर जयंती या अंबेडकर जी का नाम बड़े ही सम्मान से लेते हैं। तो अंबेडकर जी की लाइफ को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप केवल 4D में डिफाइन कर सकते हैं, विच इज डेमोक्रेसी, डिग्निटी, धम्म एंड दलित। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि हमारा एसएससी कोर्स अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के साथ। कहाँ पर? परचम के एप्लीकेशन पे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप पूजा 10 कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके बाबा साहब अंबेडकर को कई सारे अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मनु, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, मॉडर्न मनु एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे कई सारे नामों से बाबा साहब को जाना जाता है। अगर हम बात करें, बाबा साहब एक ऐसे पर्सन है जो सबसे ज़्यादा एजुकेट पर्सन है। उनके पास ऐसा बताया जाता है कि 32 से ज़्यादा डिग्रियां हैं, ऐसा बताया जाता है। बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ये फादर हैं, आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल लीडर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड स्कॉलर हैं। इन्होंने सबसे अधिक ध्यान जो है वो छुआछूत पे दिया है, टचेबिलिटी पे दिया है, दलितों के उद्धार के लिए। एजुकेशन सेक्टर में आप जब भी बाबा साहब का स्टैच्यू देखते होंगे तो उनके हाथ में हमेशा एक बुक जरूर रहती है, क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर दलित वर्ग का उद्धार करना है या किसी को भी अपना उद्धार करना है तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपका एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एडुकेट हो और आप 4 लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, है ना। आज भी अगर आप देखेंगे, ब्राह्मण अगर बात करते ब्राह्मणों के बारे में, तो ब्राह्मणों ने कभी पढ़ना लिखना छोड़ा ही नहीं, उनके हाथ से कभी बुक छूटी ही नहीं। तो आज भी आप बड़ी बड़ी पोजीशन पे देखोगे तो ब्राह्मण लोग आपको, जनरल कास्ट के लोग मिलते हैं। बट दलितों को बताया कि अगर आपको समाज में इज्जत बनानी है, अगर समाज की मुख्य धारा के साथ आपको जुड़ना है, और अगर आप अपना खुद का उद्धार करना चाहते तो आपको एकमात्र सहारा है, विच इज एजुकेशन। तो शिक्षा की ओर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया, चाहे वो फीमेल एजुकेशन हो या डिप्रेस्ड क्लास की एजुकेशन हो। तो यहाँ पर इसलिए बाबा साहब के स्टैच्यू के साथ आपको हमेशा एक बुक जरूर देखने को मिलेगी। बाबा साहब का जन्म अगर देखें तो 14 अप्रैल 1891 में होता है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में होता है। वेट 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 वेट, पर बाबा साहब का तो जो रिलेशन है वो महाराष्ट्र से रहा है, फिर इनका जन्म मध्य प्रदेश में कैसे हो गया? ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका भी रीजन अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल को 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदू महार कास्ट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। एक्चुअली ये लोग 14 भाई बहन थे और सबसे छोटे जो थे बाबा साहब अम्बेडकर थे। 14वें नंबर के भाई जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, ठीक है। और शुरू से ही इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी, टीचर्स पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए मना कर देते थे। इस तरीके से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन इनने फेस किया है अपनी लाइफ में। अंबेडकर जी के फादर का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और इनकी माता का नाम भीमाबाई था, ठीक है। बहुत कम उम्र के थे जब बाबा साहब, उनकी माता का निधन हो गया था। और रामजी मालोजी सकपाल ये कैंट एरिया आप बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें काम करते थे, मतलब कैंट एरिया में काम करते थे। और जो अंबेडकर नगर जो महू है वो एक कैंट एरिया है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हो तो उस समय उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, उस समय वो वहाँ थे, इसलिए इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ, क्योंकि बेसिकली इनकी पूरा परिवार महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनके फादर का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और जो कि ब्रिटिश आर्मी में सेवा देते थे। लेकिन देखिए इनका जन्म हुआ है 1891 में और इनके पापा जो हैं, अब देखो 14वें नंबर के बेटे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सर्विस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, तो इनका रिटायरमेंट 1894 में ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या मिलने लगेगी, पेंशन मिलने लगेगी। और पेंशन उतनी अधिक नहीं होती है कि
उससे इतना बड़ा परिवार रन किया जा सके। तो इनकी जो प्रारंभिक जीवन है या इनका जो इनिशियल जीवन है वो बहुत गरीबी में गुजरा है। एक तो अनटचेबिलिटी का सामना, शोषण किया जा रहा है समाज के द्वारा, ऊपर से गरीबी। ठीक है, तो एक गरीबी में इनका बचपन गुजरा है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि इनके फादर बहुत अच्छे फैमिली में थे, अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो गई थी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। जैसे कि मैंने कहा कि इनके टीचर थे महादेव अंबेडकर, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपना सरनेम दिया था स्कूल रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं इनकी वाइफ्स के बारे में। बेसिकली इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली जो वाइफ थी वो रमाबाई अंबेडकर थी। जब रमाबाई जी 9 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन ज़्यादा ये जीवित नहीं रह पाई और 1935 में इनका निधन हो गया, रमाबाई का। तो रमाबाई के निधन के बाद फिर डॉक्टर सविता अंबेडकर, बेसिकली एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो डॉक्टर सविता हैं वो ब्राह्मण परिवार से हैं। वो ब्राह्मण परिवार से बहुत एजुकेटेड, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, जिनका नाम शारदा था, जैसा कहीं रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। फिर शादी के बाद इनका नाम चेंज हो गया और डॉक्टर सविता अंबेडकर हो गई। इनके साथ इनकी शादी 1948 में होती है। इस तरीके से बाबा साहब की 2 वाइफ होती है, एक रमाबाई अंबेडकर और दूसरी डॉक्टर सविता अंबेडकर। अब बाबा साहब की हम कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल एजुकेशन तो इन्होंने जैसे तैसे अपने गांव में करी। जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में क्लास के अंदर इनको बैठने की परमिशन नहीं थी, तो क्लास के बाहर अपने घर से खुद एक पट्टी ले जाते थे, कपड़ा ले जाते थे, उसको बिछा के वहाँ पर बैठते थे और पढ़ाई करते थे। तो इनिशियल एजुकेशन कुछ इस तरीके से हुई। इसके बाद अगर हम आगे की एजुकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएलजी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से एमएससी, डीएससी और ग्रे इन लंदन में है, जहाँ से बैरिस्टर की जो टाइटल था या बैरिस्टर का जो डिग्री था वो हासिल किया, इसलिए इनको बैरिस्टर बाबू भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये इनकी एजुकेशन है। वेट मैम, आपने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि 1894 में इनके पापा का रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद इनके घर में इतने पैसे नहीं होते हैं, तो इतनी हायर डिग्री कोलंबिया, अमेरिका में जाके, लंदन में जाके पढ़ाई कर ली, ऐसा कैसे पॉसिबल है बिना पैसे के? बिल्कुल आपने सही समझा, लेकिन स्कॉलरशिप नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि 1912 में इन्होंने डिग्री इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स साइंस अचीव कर ली थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये प्रिपरेशन कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ौदा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकात जो है वो बड़ौदा के गायकवाड़, सायाजी राव गायकवाड़ थर्ड के साथ होती है, और उनकी एक स्कॉलरशिप स्कीम होती है कि जो भी अगर मेहनती बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, और वो अमेरिका या किसी देश में जाके स्टडी करना चाहता है, तो उनको 25 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो 1913 में जब इनकी मुलाकात यहाँ पर सायाजी गायकवाड़ थर्ड के साथ होती है, और उसके बाद इन्हें स्कॉलरशिप सायाजी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और जो स्कॉलरशिप कितनी है, 25 रुपये पर मंथ है, लेकिन उस हिसाब से ये स्कॉलरशिप सफिशिएंट थी कि आप अमेरिका में जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1913 की बात है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू होता है, तो जैसे कि कोई भी लड़ाई होती है, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो हर कहीं एक इन्फ्लेशन आता है, तो वैसे अमेरिका में भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा। तो उसके बाद इनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि 25 रुपये पर महीने में वो गुजारा करे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। ठीक है, 1917 तक इनको स्कॉलरशिप भेजी गई। स्कॉलरशिप उसके बाद बंद हो गई, और बंद जब स्कॉलरशिप हो गई तो अपनी ये एजुकेशन को कंप्लीट करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी से अपनी एजुकेशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके वापस भारत आ जाते हैं 1917 में, 1917 में। ठीक है, 1917 में जब ये वापस आते हैं तो सायाजी गायकवाड़ थर्ड, जो कि प्रिंसली स्टेट या रियासत के राजा हैं, वो अपनी रियासत में इनको जो है वो एक पद अपॉइंट करते हैं, और ऐसा सोर्सेज से मिलता है, सोर्सेज क्या है, विकिपीडिया ही है, तो उस पर ऐसा जानकारी मिलती है कि इनको जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है ना, आज के समय में आपका डिफेंस सेक्रेटरी की पोजीशन कितनी हाई होती है, तो एक सेक्रेटरी का पद इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होता है। जैसे कि प्यून भी है अगर, तो प्यून भी अगर अपर कास्ट का है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इनकी टेबल साफ नहीं करना, इनके लिए पानी नहीं लाना, तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि ऐसे तो नहीं कुछ होगा कि मैंने इतना पढ़ लिया, लिख लिया और एक नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी करने के बाद भी मैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इस नौकरी को त्यागता हूँ। और नौकरी उन्होंने उसके बाद यहाँ पर छोड़ दी।
क्योंकि इनका उद्देश्य कोई नौकरी मात्र करना नहीं था। इनका एक लक्ष्य था कि जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारी जाति के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, उसे हमें खत्म करना है। तो उसके बाद ये नौकरी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है अंबेडकर जी की फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ। क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 17 में ये बात मेंशन है, लेकिन पहले अगर आज से आप 50 साल या सॉरी 70 साल से पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे, तब ऐसी कहानी नहीं थी। तब हमारे देश में छुआछूत की व्यवस्था थी, ये बात आपको भी पता है। दलित वर्ग जो थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पब्लिक प्लेसेस में जो कुएं हैं वगैरह उनका उपयोग करने की जो है वो आज़ादी नहीं थी। इस तरीके से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस दलित कास्ट को फेस करनी पड़ी। सो 1923 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, नाम से समझ में आ रहा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा की गई। इसका एक ही उद्देश्य था, जो भी दलित कास्ट के लोग हैं उनको एजुकेशन के बारे में बताना और किस तरीके से आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा 1927 में अंबेडकर जी के द्वारा डिसाइड किया गया, एक हम मूवमेंट चलाते हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, साथ ही साथ एक पब्लिक मूवमेंट भी चलाते हैं पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स के लिए। पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स के लिए कि आपका जो कुआं है, तालाब है, तो दलित कास्ट के लोगों को भी तो प्यास लगते हैं ना, वो लोग इन सब चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक मास मूवमेंट चलाना शुरू हुआ। साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रगल भी किया हिंदू टेम्पल्स में दलित कास्ट के लोगों की एंट्री के लिए। ठीक है। और एक फेमस इंसिडेंट पता है कब होता है? जब इनके द्वारा मनुस्मृति, और मनुस्मृति का विवाद तो आज भी है, कई बार जेएनयू में कोई पंगा होता है तो मनुस्मृति को जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी क्योंकि ये हमारे देश में होता रहता है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जो लॉ ऑफ मनु है, या फिर आप कह सकते हैं मनुस्मृति जो हिंदू टेक्स्ट है, उसको यहाँ पर इन्होंने जलाया था। क्यों जलाया था उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो 1927 25 दिसंबर का दिन था 1927। इसको हम मनुस्मृति दहन दिन के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति दहन दिन कौन सा है? 25 दिसंबर 1927। क्योंकि ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था, जैसे कि अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी का था स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं की होली जला दो, विदेशी वस्तुओं को जला दो। अगर आपको किसी चीज़ का अपोज करना है, और आज भी हमारी सोसाइटी में जब किसी चीज़ का वो अपोज करना होता है, जैसे कि रेलवे की वैकेंसी अटकी हुई थी तो लोगों ने ट्रेन चला दी। आज भी हमारे देश में होता है ना कि किसी चीज़ का अपोज करना हो तो आप उस चीज़ को बर्न कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने यही एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी जी को स्वदेशी अपनाना है तो विदेशी वस्तुओं की वो होली जला रहे हैं। और यहाँ पर जो मनुस्मृति है वो हमें वर्ण व्यवस्था या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताती है। ठीक है। क्योंकि धर्म वो होता है जो इक्वलिटी लाए, लिबर्टी लाए। धर्म ये नहीं होता है कि आपको वो बांधे, आपको वो रिस्ट्रिक्ट करे। इसलिए इन्होंने मनुस्मृति को यहाँ पर बर्न किया। 25 दिसंबर 1927 का दिन था। क्योंकि हालांकि मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं है, पर जितनी बातें मैंने गूगल पे देखी, यहाँ वहाँ देखी, तो यहाँ पर बताया गया कि शूद्र वर्ण जो होता है, शूद्र वर्ण के लोगों को जो है वो पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। अगर शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति अगर पढ़ना भी चाहता है तो उसके लिए नरक के समान है। कोई भी राइट शूद्र वर्ग के लिए नहीं है। शूद्र वर्ग का केवल एक ही काम होता है कि जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी सेवा करें। उसके अलावा यहाँ पे जो महिलाओं के लिए बात मनुस्मृति में लिखी है वो मैंने ज़रूर यहाँ पर देखी है। उसमें लिखा है कि शादी से पहले जो लड़की होती है वो अपने माँ बाप की, मतलब बाप की जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद अपने पति की जिम्मेदारी होती है, और अगर पति की डेथ हो जाती है तो वो अपने बच्चों की दया का पात्र होती है। मतलब यहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन के लिए और लड़कियों की इंडिपेंडेंस की बात कहीं भी मनुस्मृति में मेंशन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। और एक काफ़ी डिबेट का मुद्दा है और काफ़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलती। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे कमेंट में मत करना, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। जो बुक्स में लिखा है, जो टेक्स्ट कहते हैं, जो यूपीएससी की बुक्स कहती हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक है। चलिए, इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1930 में कलाराम टेम्पल मूवमेंट की शुरुआत की गई नासिक में। और इसका मतलब क्या था? स्ट्रगल यही था कि आप दलित कास्ट को मंदिर में एंट्री दो, और ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस की यहाँ पर इस मूवमेंट के अंतर्गत बात की गई। अब उसी बीच में यहाँ पर हमारे देश में बाकी जगहों पे क्या हो रहा था? बाकी जगहों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इन्वाइट किया गया था कि आप लोग आइए और हम भारत के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए जो है वो कानून बनाएंगे। तो आपको पता है कि 1930 से 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में प्रेजेंट होते हैं।
और वो दलितों को, दलित महासभा को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाती है बिकॉज कांग्रेस पार्टी से कोई भी बड़ा व्यक्ति लीडर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल सेकेंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी। ये सारी चीजें होती हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनल अवार्ड बताया जाता है कि डिप्रेस्ड क्लास जो है उनको भी एक सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की जाए। जैसे कि दूसरी माइनॉरिटी या मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए आप सेपरेट इलेक्शन की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की जाए और बाबा साहब अम्बेडकर इससे सहमत थे। लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि जो दलित कास्ट है या डिप्रेस्ड क्लास है वो तो हिंदू ही है, और आप अगर यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्शन की बात करोगे तो एक हिंदू जो है वो हिंदू वर्ग पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी इस बात के अगेंस्ट थे। और महात्मा गांधी इस समय कहाँ पर है? यरवदा जेल पुणे में है। तो यहाँ पर वो अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करने लगते हैं, फास्टिंग करने लगते हैं। तो इसके बाद काफी सारे लीडर बाबा साहब अम्बेडकर से बात करते हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर तैयार होते हैं पुणे में जाके महात्मा गांधी से मिलने के लिए, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 की घटना है। कहाँ होती है? यरवदा जेल, सेंट्रल जेल पुणे में होती है। यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात पे तो एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ रिजर्वेशन की बात पे एग्रीमेंट डेफिनेटली हो जाता है। 25 सितंबर को 1932 में इस पूना पैक्ट में साइन किए जाते हैं। अब पूना पैक्ट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हो रहा है, लेकिन ये जो पूना एग्रीमेंट है ना, उस पर साइन कौन कौन कर रहा है? उस पर साइन दलित महासभा की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मदन मोहन मालवीय जी के साइन आपको इस एग्रीमेंट में मिलेंगे। महात्मा गांधी जी के साइन नहीं मिलेंगे आपको। मदन मोहन मालवीय जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ अदर हिंदू इस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से डिप्रेस्ड क्लास की बात हुई। अब यहाँ पर देखिए डिप्रेस्ड क्लास, तो आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि महात्मा गांधी भी तो दलितों का उद्धार चाहते थे। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए एक शब्द उपयोग किया था, हरिजन, है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 पे इस पे स्टे लगा दिया कि आप दलित क्लास के लिए या डिप्रेस्ड क्लास के लिए हरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। और बाबा साहब अम्बेडकर इस वर्ड के, महात्मा गांधी के शब्द के बहुत अगेंस्ट थे, बहुत खिलाफ थे। और इन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आप डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को हरिजन नाम मत दो, हरिजन मत कहो। हरिजन का मतलब आप इनको एक सेपरेट क्लास बना रहे हो ना, हिंदू ही रखो ना कि हिंदू है भाई। आप हरिजन बोल के बार बार यही कर रहे हो कि एक अलग क्लास है ये, तो लोग तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो इस बात के भी खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाद में इसी डिप्रेस्ड क्लास को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन किया गया और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात मेंशन की गई। ठीक है, इतनी चीजें। अब अम्बेडकर जी की पॉलिटिकल जर्नी देखते हैं, क्योंकि ये तो बात हो रही थी दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, सब कर लिया। अब देश की बात आ रही है ना। अगर देश में आपको रिफॉर्म लाना है तो आपको देश के लिए इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। इलेक्शन जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बनना पड़ेगा, संविधान का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ रिफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब इनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किया गया। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी 1936 में। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था वो बॉम्बे था 1937 में। हालांकि वो इलेक्शन वो हार जाते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली की टेबल पर एक बिल रखते हैं खोती सिस्टम को बंद करने का। खोती सिस्टम बेसिकली जो फार्मर्स हैं और गवर्नमेंट के बीच में एक मिडिल मैन होता है ना। तो उस मिडिल मैन के सिस्टम को खत्म करना है और डायरेक्ट फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन स्थापित हो सके, क्रिएट हो सके। तो खोती सिस्टम को खत्म करने के लिए इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल रखा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ये अर्थशास्त्री भी थे, है ना, अर्थशास्त्री भी थे, तो इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही हिल्टन यंग कमीशन की बात की गई है। क्योंकि आइडिया जो था ना हिल्टन यंग कमीशन का बनाने का, वो आइडिया जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कैसे कहा गया। जैसे कि मैंने कहा कि 1946 में अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही है और असेंबली के लिए जो सभा है, संविधान सभा, उसके लिए अलग अलग जगहों से लोग चुन के आएंगे। तो अब बात आती है इलेक्शन की। तो 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं बॉम्बे से इलेक्शन लड़ने खड़े होते हैं।
लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कोई भी नहीं चाहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से इलेक्शन लड़ें और जीतें और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बने। तो सभी सभी जो बड़े बड़े उस समय के लीडर थे उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से हार जाएं, और बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो बॉम्बे की सीट से इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते, वो बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल में मुस्लिम लीग उनकी हेल्प करती है, और उसके बाद बंगाल से ये इलेक्शन को जीत के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बनते हैं। समझ में आया? तो इन्होंने पहले इलेक्शन कहाँ से लड़ने का डिसाइड किया था? बॉम्बे से ये हार गए थे। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बंगाल। तो बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश भी कहते हैं, ईस्ट बंगाल जो है आपका बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जीते थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बने थे। बात समझ में आई? अब एक समस्या पता है खड़ी हो गई, 1947 आ गया। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत का पार्टीशन हो गया। भारत का पार्टीशन होने के बाद आपका जो सिंध वगैरह का रीजन है वो पूरा पाकिस्तान बन गया, जो आज पाकिस्तान है, और जो बांग्लादेश वाला रीजन है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। मतलब जहां से इलेक्शन जीते थे, जहां से इलेक्शन जीत कर आए थे, वो तो अब जगह भारत की रही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के जरूर है, लेकिन वो जो प्लेस थी जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो तो अब पाकिस्तान जा चुकी है, राइट? अब बात हो रही थी कि यहाँ पर जो असेंबली है, संविधान सभा, वहां पे उथल पुथल मच गई, अब क्या किया जाए। लेकिन यहाँ तब तक एक साल में लोग जान चुके थे अगर संविधान का निर्माण कोई कर सकता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट, इतने स्कॉलर पर्सन थे, उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, उनको लॉ की इतनी ज्यादा समझ थी कि अब लोग समझ चुके थे अगर संविधान आपको बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत तो है। तो देखिए, कुछ नहीं, अब कुछ तो आपको यहाँ पे करामात करनी होगी, तो कुछ नहीं, ऐसा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मुंबई के उस समय या बॉम्बे के जो प्रेसिडेंट थे, बॉम्बे के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास गए, उनसे बोला कि आप कुछ ना कुछ करो, और बाबा साहब अम्बेडकर तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहेंगे तो उनको तो कोई जगह आपको चाहिए। तो ये अपने एक एमएलए से बात करते हैं, उसको इस्तीफा दिलवाते हैं, और फिर उनकी जगह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं। मतलब आप देखिए, जिन लोगों ने पूरी पुरजोर कोशिश कर ली कि बॉम्बे से ये व्यक्ति जीते ना, लेकिन ये व्यक्ति बाद में बॉम्बे की सीट से ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बन गया। समझ पा रहे हो? ओके, सो आइए बात करते बाबा साहब अम्बेडकर। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होता है? आपके देश का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, संविधान का ढांचा तैयार करना। तो संविधान के ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 अगस्त को 1947 में, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है इसके हेड बाबा साहब अम्बेडकर को होते हैं। 4 नवंबर को 1947 में ड्राफ्ट जो बनाया जाता है उसको सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। और नवंबर 26 1949 को आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका संविधान जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। यही रीज़न है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पूरा संविधान बनाने में, लिखने में, ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 month और 18 days का समय इस फाइनल ड्राफ्ट को तैयार होने में लगा, ठीक है। जनवरी 24 1950 को द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन। तो जितने भी आपके 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल उस समय थे, तो वो सारे यहाँ पे हैंड रिटन तैयार हो गए और उस पर सभी ने साइन कर दिए। तो जनवरी 24 1950 में हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हुए, और 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स कर दिया गया। इसलिए जनवरी 26 को हम जो है वो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इसको आप करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हैं कि इजिप्टियन प्रेसिडेंट जो है, इजिप्ट के राष्ट्रपति इस साल हमारे रिपब्लिक डे पे गेस्ट है, चीफ गेस्ट है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो, तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने बताई कि 26 नवंबर को क्या हुआ, 24 जनवरी को क्या हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, वो घटनाएं मैंने दे दी। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब कई सारी कमेटी के मेंबर जो है बाबा साहब रहे हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी रहे हैं, मेंबर ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल फ्लैग एंड हॉक कमेटी। नेशनल फ्लैग के जो कमेटी थी उसके मेंबर हैं। इसलिए आज आप जो आप बात करते हैं अशोक चक्र के बारे में, तो उसका सजेशन कि आपको हमारा जो ट्राई कलर है तिरंगा में अशोक चक्र डालना चाहिए, उसका डिजाइन बनाना चाहिए, तो ये सजेशन जो है बाबा साहब अम्बेडकर का ही था, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के मेंबर थे, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी ये मेंबर है। तो कई सारी कमेटीज में इन्होंने काम किया है।
अब आगे की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, अब इन्होंने कई सारे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो अटेंड किए हैं, नेपाल काठमांडू गए हैं, म्यांमार गए हैं, श्रीलंका गए हैं, ठीक है, उन सब की कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए बुद्धिज्म की फिलॉसफी से, तो इसलिए 1956 में 1956, ठीक है, 1956 14 अक्टूबर को इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 1956 को इन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। और इनके द्वारा जो लास्ट वर्क इनकी लाइफ का लिखा गया, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, इनकी जो लास्ट बुक इन्होंने 1956 में लिखी थी वो था बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध एंड हिज धर्मा जो है इनकी लास्ट बुक थी। और फिर 1956 में इनको डायबिटीज़ हो जाती है और डायबिटीज़ के कारण फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो जाता है, ठीक है। और मरणोपरांत जो है वो 1990 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया जाता है। साथ ही साथ 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक ईयर ऑफ सोशल जस्टिस, पूरा साल को क्या नाम दिया जाता है, ईयर ऑफ सोशल जस्टिस, बाबा साहब अम्बेडकर की याद में। इनके कुछ वर्क हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मूक नायक जो कि वीकली इनका न्यूज़पेपर था, 1920 में पब्लिश किया था। जनता 1930 में पब्लिश किया था। एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, अनटचेबल 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956। तो ये कुछ रचनाएं जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। और अभी रिसेंटली अम्बेडकर सर्किट भी न्यूज़ में था, गवर्नमेंट बना रही है अम्बेडकर सर्किट, और अम्बेडकर सर्किट का रिलेशन बाबा साहब अम्बेडकर की प्लेसेस से है, जैसे कि बर्थ प्लेस आप देखेंगे महू है मध्य प्रदेश, फिर चैत्रभूमि जहाँ पर, क्योंकि अब इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था तो इनका जो समाधि हुआ है वो बुद्धिज्म के हिसाब से हुआ है, तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ है, चैत्रभूमि में है, मुंबई दादर में आपको देखने को मिलेगी। अगर इनके निधन की बात करते तो बुद्धिज्म में निधन, यहाँ पर महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण जो है वो दिल्ली में, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्लेस पे है। इनकी जो दीक्षा भूमि नागपुर में है, जहाँ पर इन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी। तो इन चारों प्लेसेस को जोड़ने वाले सर्किट को ही अम्बेडकर सर्किट नाम दिया गया है। अब इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स जो है वो लिखी है, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में, हम इंडियन रुपीज़ की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो एक इतने शानदार इकोनॉमिस्ट थे कि उन्होंने इतने साल पहले इस बुक को लिख दिया था। द अनटचेबल, हु आर दे, हु वर द शूद्रा हैं कौन बेसिकली, तो उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ है ना, इसके अलावा द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन अमंग अदर, बहिष्कृत भारत, ये सभी जो रचनाएं हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनको आपको पता होना चाहिए बाबा साहब के बारे में। अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में, देखते हैं पूरी कहानी आपने समझ ली है, सीख ली है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पाते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर किस पोर्टफोलियो को हैंडल करते थे, तो हमने आपको बताया कि लॉ मिनिस्ट्री को संभालते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी के बाद लॉ मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डिसीजन ऑफ गांधी जी वॉज अपोज्ड बाय अम्बेडकर, गांधी जी के किस डिसीजन को अम्बेडकर जी के द्वारा अपोज किया गया, उसको गलत ठहराया गया, तो वो था कॉलिंग द लोअर कास्ट हरिजन, जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्टी डिड अम्बेडकर फाउंड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एरा, तो कौन सी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, पॉलिटिकल पार्टी जहां से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1936 की घटना है ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, who provided a scholarship to Baba Saheb Ambedkar for his post-graduate education in New York at the Columbia University, तो किसने इन्हें स्कॉलरशिप दी थी हायर एजुकेशन के लिए, तो आंसर हो जाएगा महाराजा ऑफ बड़ौदा, या फिर आप बात कर सकते हैं कि गायकवाड़ जी के द्वारा 25 रुपया पर मंथ की स्कॉलरशिप थी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉट वॉज बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। ये क्या काम करता था, ये तो ये सोसाइटी थी जो कि वेलफेयर का काम करती थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड टू एन ऑल यूरोपियन कमीशन इन 1925,
विच वॉज फॉर्म टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, नेम द कमीशन। अब देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है साइमन कमीशन के बारे में। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका पूरे भारत में बहुत विरोध हुआ था, है ना, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय जी के सर पे डंडी लग जाती है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब साइमन कमीशन की कमेटी बनी थी और उसमें बात स्टडी की जा रही थी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए जा सकते हैं हमारे ब्रिटिश इंडिया में उस समय, तो उस कमेटी के मेंबर थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो साइमन कमीशन से इनका रिलेशन रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से टेक्स्ट को, कौन से हिंदू टेक्स्ट को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जला दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा मनुस्मृति को। मनुस्मृति 1927 की ये घटना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच कॉलेज डिड ही टेक एडमिशन? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज से इन्होंने स्टडी की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए? तो लंदन गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। कहाँ गए थे? लंदन गए थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कई सारी डिग्रीज जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी। बताया जाता है कि 64 सब्जेक्ट के स्कॉलर रहे हैं। इन्हें 9 से ज़्यादा भाषाओं पे कमांड थी, पर्शियन, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, गुजराती। तो 9 से ज़्यादा लैंग्वेज पे इनकी कमांड थी, ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ जब ये लंदन में गए थे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए, तो इन्होंने 8 साल की जो पढ़ाई थी ना, 8 साल की जो एजुकेशन थी, वो दिन में 21 घंटे पढ़ते थे यार, दिन में 21 घंटे पढ़ते थे। और 2 साल 3 महीने में, 2 years and 3 months, 2 years and 3 months में इन्होंने 8 साल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। तो ये खास बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, फ्रॉम वेयर डिड ही बिगन हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर? तो कब इन्होंने, कहाँ पर इन्होंने अपनी लॉयर की प्रैक्टिस करना शुरू किया था? तो बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेम द मैगजीन बाबा साहब अम्बेडकर पब्लिश। किस मैगजीन को पब्लिश किया? तो यंग इंडिया तो इनकी थी नहीं, न्यू इंडिया भी नहीं थी, हाँ मूक नायक जरूर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, तो मूक नायक, ऑप्शन डी। विच रिलीजन डिड ही एडॉप्ट? तो कौन से धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था? तो बुद्धिज्म को जो स्वीकार किया था। कौन से धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने? बुद्धिज्म को, ऑप्शन सी। When did he receive भारत रत्न? भारत रत्न इन्हें कब दिया गया? तो 1990 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। When did डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर डाई? इनका निधन कब हुआ? 1956 में इनका निधन हुआ, 1956 में इनका निधन हुआ। 1956 में देखो क्या हुआ था, 1956 में आपका वो फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत 14 राज्य बने थे, 14 राज्य बने थे। और उनमें से एक राज्य था एमपी, था कि नहीं था, है ना, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वैसे झारखंड और बिहार अलग अलग हुए। इस बात को आज से 50 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर आपको बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनका डेवलप करना है तो इनको आप सेपरेट राज्य बनाओ, अलग अलग, इनको मर्ज करके एक राज्य मत बनाओ, इनको अलग अलग करो। उस समय इन्होंने कह दिया था, लेकिन किसी ने सुना नहीं, और बाद में क्या हुआ, इन सारे राज्यों को अलग करना पड़ा। तो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। आज बैठे हैं तो आज से 100 साल बाद क्या कंडीशन है, डिमोनेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म करने हैं देश में, एजुकेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो आप कहेंगे कि राज्यों के फॉर्मेशन की बात की है। तो उस समय ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, और बाद में वही चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश में, राइट। नेक्स्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन, कब इनका कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एमपी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन वॉज डॉक्टर अम्बेडकर बॉर्न? कब इनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में, 1891। ठीक है, ऑप्शन ए। What was the name of डॉक्टर अम्बेडकर्स फादर? इनके फादर का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल इनके फादर का नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। किस कमेटी के चेयरमैन थे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ना जाने, लेकिन हर बार एग्जाम में बनता है किसी ना किसी सेट में, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय बाबा साहब अम्बेडकर? तो कौन सी बुक इन्होंने नहीं लिखी है? तो द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी हमने बताई है, थॉट ऑन पाकिस्तान बिल्कुल लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बिल्कुल लिखा है, लेकिन गांधी, नेहरू और टैगोर ऐसी कोई पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन से ऐसे इंडियन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया है, वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। अब देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को बुक्स का पढ़ने का बड़ा शौक था। ऐसा बताया जाता है कि इनके पास अपना एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी है, जिसमें 50,000 बुक्स का कलेक्शन था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल सही बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर्सनल लाइब्रेरी राजगढ़ was the world's largest private library with over 50,000 books. Okay, he is the only Indian whose statue has been erected alongside Karl Marx in the London Museum. बिल्कुल ये बात भी सही है कि एकमात्र ऐसे इंडियन पर्सन है बाबा साहब अंबेडकर जिनका स्टैचू लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के बगल में लगा हुआ है। बिल्कुल, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ बातें कर लेते हैं। पहला स्टैचू बाबा साहब अंबेडकर का 1950 में बिल्ड किया गया था कोल्हापुर सिटी में। ठीक है, अंबेडकर जी के द्वारा एक सजेशन दिया गया बुक के फॉर्म में, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जो कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताता था। बाबा साहब अंबेडकर पहले लॉयर थे, बैकवर्ड क्लास से, डिप्रेस्ड क्लास से। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा, संत कबीर और महात्मा फूले इनके इंस्ट्रक्टर थे। इन्हें वो 3 ग्रेट मैन बोलते थे, बुद्धा को, संत कबीर को और महात्मा फूले को। 1954 में वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि काठमांडू नेपाल में हुई थी, उसमें ये शामिल हुए। वहाँ पर एक मॉन्क से मिले और उसके बाद ये इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया। इनके पास एक और टाइटल था जिसका नाम है बोधिसत्व, तो बोधिसत्व टाइटल भी बाबा साहब अंबेडकर के पास था। बाबा साहब अंबेडकर वर्ल्ड के पहले सत्याग्रही थे और केवल एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने सत्याग्रह किया ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने योग्य पानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है बाबा साहब अंबेडकर की, इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखी थी ये। ठीक है, तो वेटिंग फॉर वीजा भी इनके द्वारा ही लिखा गया वर्क है। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेड अ लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप 100 स्कॉलर इन 2004। 2004 में जो टॉप 100 स्कॉलर है पूरे वर्ल्ड के, उसकी एक लिस्ट बनाई गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और उसमें जो नाम था वो बाबा साहब अंबेडकर का था। फर्स्ट नेम ऑन दैट लिस्ट वाज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, फिर फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार, बाबा साहब हैड प्रपोज द डिवीजन ऑफ दीज स्टेट इन 50s, बट ओनली आफ्टर 200 छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग मध्य प्रदेश एंड बिहार, जैसा कि मैंने डिस्कशन आपको किया था। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमृत सेन कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, ही इज फादर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसा अमृत सेन जी के हिसाब से आइडियोलॉजी है उनकी कि फादर इन इकोनॉमिक्स जो है बाबा साहब अंबेडकर को वो कहते हैं। द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू अशोक चक्र इन इंडियन ट्राई फ्लैग ऑल्सो गोज टू द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ऑल्दो द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। हम सभी को पता है कि पिंगली वेंकैया के द्वारा हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया है, लेकिन उसमें जो अशोक चक्र को प्लेस देने की बात की है वो बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल साइट? डॉक्टर अंबेडकर की मेमोरियल साइट का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, जो भी सही लगता है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और लगता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों के बीच में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ देश के लिए, लोगों के लिए ऐसा काम किया होगा जिसके लिए आज उन्हें पूजा जा रहा है। तो आज हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।